चलिए ठीक है। इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट यूनिट दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर के केस को हम परमानेंट रिटायरमेंट भी कहते हैं। डेथ और रिटायरमेंट में सिर्फ एक बात का फर्क है, रिटायरमेंट वॉलेंटरी होता है, पहले से डिसाइड आउट होता है। डेथ अनसर्टेन होती है और जब भी हो गई आपको रिटायर करना ही पड़ेगा। आप ईयर एंड या स्टार्ट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही केस में पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली जाए या वर्टिकली जाए, जा तो रहा है। तो अगर वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो सारे प्रोसेसेस वही होंगे, सिर्फ 2-3 चीजें एडिशन हो जाएगी। आज अपने को वही देखना है कि इस केस में क्या होगा। इस केस में गेन रेशो, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू और गेन रेशो विल रिमेन सेम लाइक अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड पार्टनर का भी अधिकार बनता है कि बिजनेस में एक्यूमुलेट किए गए प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस को सब में बांटा जाए, उसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, revaluation of assets and liabilities, सेम एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसा पार्टनर के रिटायरमेंट में हमने रिवैल्यूएशन किया था, यहाँ भी एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम वे में रिवैल्यू होंगी। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ऑन रिवैल्यूएशन विल बी distributed among all partner in their old ratio. Next, that is goodwill. Again, the effect of goodwill will remain same as a retirement. तो सर डिफरेंट क्या है? फाइनल सेटलमेंट। डिफरेंट क्या है? फाइनल सेटलमेंट। इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, फाइनल सेटलमेंट विल बी डन विद द पार्टनर। भाई जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका सेटलमेंट वही करेगा, चाहे उसके नाम पे लोन करे या उसको कैश में दे, यस और नो, इंस्टॉलमेंट में दे, हम उसे ही देते हैं। इन डेथ ऑफ अ पार्टनर केस, यहाँ पर सामने वाला पार्टनर अब जिंदा ही नहीं है, तो उसका अल्टीमेट सेटलमेंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है। मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में हम यहाँ पे एग्जीक्यूटर को ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, क्योंकि उसे ही एग्जीक्यूशन का अधिकार होता है। तो जो भी लीगल हायर होगा, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, यहाँ पे जो कौन है, एग्जीक्यूटर, वो फाइनल सेटलमेंट करेगा। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 फाइनल सेटलमेंट से रिलेटेड दो बातें करता है। वो कहता है अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई एग्रीमेंट नहीं बना गया है या कोई कंडीशन पहले से डिसाइडेड नहीं है कि क्या किया जाएगा, देन देयर इज अ 2 ऑप्शन रिलेटेड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स फाइनल सेटलमेंट। उसका जो भी फाइनल अमाउंट है, यस और वो उसके एग्जीक्यूटर को देना है आपको, और अगर आप ने बिजनेस में कुछ अर्न किया है उसके डेथ तक का दिन, क्योंकि मैंने कहा ना डेथ तो कभी भी हो सकती है, साल की शुरुआत में और एंड में होगी ऐसा जरूरी। तो अगर बीच के टाइम तक का हुआ है, फॉर एग्जांपल 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना, इन मिड ऑफ अ ईयर किसी का डेथ होता है, तो आपको उसके फाइनल सेटलमेंट में उसे और भी चीजें देनी पड़ेगी, जैसे कि प्रॉफिट में शेयर। क्या देना पड़ेगा प्रॉफिट में? क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जितना महीना भी जिंदा था उतना महीना तो वो बिजनेस में एक्टिव था ना, यस और नो, लिविंग पार्टनर था, तो उसका अधिकार बनता है कि उसको उसके प्रॉफिट लॉसेस में हिस्से मिले। और साथ में अगर फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट जो भी आपने काउंट किया, वो अमाउंट अगर आप कैश में नहीं दे रहे हो, तब फिर आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट
सेटलमेंट के लिए दो बातें लागू होती है। या तो आपने उसका पैसा जब तक रीपेड नहीं कर दिया तब तक का आप उसे इंटरेस्ट पे करोगे 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट पे करोगे? क्योंकि अब वो पार्टनर रहा ही नहीं, मतलब वो आपके लिए कैपिटल रहा ही नहीं, तब तो वो आपके लिए क्या हो गया? लोन। और लोन पे मैंडेटरी है 6% पर एनम का इंटरेस्ट तो देना ही, इफ नथिंग हैज सेड। और अगर ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसके प्रोपोर्शनल में उसे प्रॉफिट में ही हिस्सा दे दो। यस और नो? अपकमिंग ईयर्स में जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, जब तक आप फाइनल सेटलमेंट नहीं करते, उन सारे प्रॉफिट्स में भी आपको उसे क्या देना पड़ेगा? शेयर। क्यों सर? क्योंकि आप उसका पैसा यूज कर रहे हो, अभी तक सेटल नहीं किया ना, तो जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा तब तक आपको या तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा या फिर उसके शेयर पे जो भी उसका कैपिटल है, जो भी उसका अमाउंट, सेटलमेंट का अमाउंट है, उसके ऊपर 6% का क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। दोनों में से वो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो एक्सेप्ट कर ले, आपको वो पे करना पड़ेगा। यस और नो? तो उस सिचुएशन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही केसेस कैलकुलेट करता है कि इंटरेस्ट लूँ या प्रॉफिट में शेयर लूँ। अगर उसे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो वो ऑफकोर्स इंटरेस्ट के साथ जाएगा, अगर उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है तो वो प्रॉफिट में शेयर ही लेगा। कब तक लेगा? जब तक कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो अब बिजनेस को आगे लेके जाने वाले हैं उसका रीपेमेंट नहीं कर देते। एक बार कैपिटल फाइनल सेटलमेंट कर दिया तो एक्स्ट्रा कुछ भी देने का जरूरत। अब इस चैप्टर में जो आप नया चीज सीखोगे वो नया चीज है गलती हो गया। इस चैप्टर में आप जो नया चीज सीखोगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। What is profit and loss suspense account is here? क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई है, आकस्मिक दुर्घटना, पार्टनर की मृत्यु, ये साल के बीच में कभी भी हो सकती है। और अगर ऐसा होगा तो जो पेमेंट ईयर एंड में होते थे अब वो इमीडिएट बेस पे होंगे, मतलब साल खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खत्म होने से पहले ही आपको वो सारे ट्रीटमेंट करने होंगे। साल एंड होता तो हम P&L अकाउंट बनाते। क्या बनाते? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनते। लेकिन क्योंकि अभी साल तो खत्म हुआ ही नहीं है, तो इन सम सिचुएशन इट विल बी ऑन द अजम्पशन और इन सम सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। हमें सामने वाले का जो भी ड्यूज है वो पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ही तो एक्सपेंसेस और इनकम्स रिकॉर्ड होती है फर्म की। तो क्योंकि हम समय से पहले P&L बना रहे हैं तो ये फाइनल अकाउंट तो नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्पररी, इट इज अ टेम्पररी। जब तक साल एंड नहीं हो जाता तब के लिए तो काम करने के लिए हमें चाहिए, एंड इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इज व्हाई? बिकॉज ईयर नॉट येट एंडेड, अभी तक ये साल खत्म हुआ ही, खत्म हुआ रहता तो P&L बोलता। इसको हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और तीसरा शेयर इन प्रॉफिट और लॉस। जो रिफ्लेक्शन P&L में जाते थे उसके अप्रोप्रिएशन में जाते थे वो अब P&L सस्पेंस में आएंगे। यस और हम P&L अप्रोप्रिएशन बनाते थे, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें पोस्ट करते थे फाइनल अकाउंट के टाइम पे। बट क्योंकि अभी फाइनल अकाउंट नहीं बन रहा है, इमीडिएट बेस पे हम मिड ऑफ ईयर और इन बिटवीन अ ईयर
ये बना रहे हैं, तो हमें उसके लिए उसके नाम में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या नाम बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यस और नो? तो आपको इस चैप्टर में जो नया सीखने को मिलेगा वो ये है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी कैसे कैसे एडजस्टमेंट है, आपके मॉड्यूल ने इस पे क्या कहा है वो भी देखते हुए चलते हैं। तो ठीक है, ये सब तो सेम रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि मैंने कहा सेक्शन 37 ये कहता है वेयर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड और अदरवाइज सीज्ड बोलो तो रोक दिया गया है टू बी अ पार्टनर, मतलब अब वो आगे पार्टनर होगा ही नहीं। तो एक्ट ये कहता है कि सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म का मर जाता है या फिर उसकी पार्टनरशिप की जो उम्मीदवारी है वो रोक दी जाती है, एंड द सर्वाइविंग पार्टनर, और जो बचे हुए पार्टनर है या फिर उन्हें आप कंटिन्यूइंग पार्टनर भी कहते हो, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट, और अगर उसको रोक देने के बाद या उसके मर जाने के बाद उसके बाकी के पार्टनर बिजनेस को आगे चलाते हैं बिना उसका फाइनल सेटलमेंट किए विद द एसेट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो फर्म में तो वो भी हिस्सेदार था, उसके हिस्से का अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ, और बावजूद उसके अगर आप बिजनेस को आगे ले जा रहे हो, इन सिंपल वर्ड अगर उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, तो जब तक आप उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं करते, बोलते एज बिटवीन देम एंड द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट, देन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट is entitled at the option of himself or his representative to such share of the profit made since he ceased to be a partner। तो कहते अगर वो पार्टनर रोक दिया गया, उसको या डेथ हो गया और उसके बिना फाइनल सेटलमेंट के आप फर्म को चला रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जब तक आप उस बिजनेस को चलाते हो बिना उसका फाइनल सेटलमेंट किए, तो वो या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका एग्जीक्यूटर एंटाइटल्ड होंगे उस प्रॉपर्टी के लिए जिसमें उसका भी अधिकार है, उसके शेयर के लिए उस प्रॉफिट में हकदार होंगे। यस और नो? यस और नो? कहां तक पहुंचे? हाँ, एज अ पार्टनर मे बी एट्रीब्यूटेड टू यूज हीज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, ये एज्यूम कर कर कि आप उनके भी हिस्से का प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो। डिसीज्ड पार्टनर क्या है? उसके रिप्रेजेंटेटिव का। यस और नो? क्योंकि उसका आपने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, तो आपने उसको निकाला भी नहीं है पूरा तौर से और दिया भी तो नहीं है, तो फिर आप ये मानकर चला जाएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है टर्म्स, तो फिर आपको उसके हिस्से का प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा, प्रॉफिट में उसका भी हिस्सा बनेगा और उसे भी देना पड़ेगा। यस और नो? और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, या फिर आपको उसे क्या देना पड़ेगा? फर्म की प्रॉपर्टी में जितना उसका हिस्सा है, दैट इज हिज फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, उसके ऊपर आपको उसे क्या देना पड़ेगा? 6% इंटरेस्ट पर। तो एक्ट ने कहा दो बातें, या तो आप उसको हिस्सा दोगे मतलब प्रॉफिट में हिस्सेदारी दो जब तक सेटलमेंट नहीं कर देते फाइनल, और अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसे क्या दे दोगे? 6% का इंटरेस्ट उसके कैपिटल पे। कैपिटल बोला तो फाइनल कैलकुलेटेड अमाउंट पे। यस और नो? तो सामने वाले के पास दो ऑप्शन है, वो क्या करेगा? साल के एंड में दोनों चीज कैलकुलेट करेगा, उसके हिसाब से उसे जो सही लगता है, उसे जो ज्यादा मिलेगा वो है आउट करेगा। सर क्या बात कर रहा है? ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक ये गेम थोड़ी है, दो उंगली दोनों में से कोई एक पकड़ो। क्योंकि आपने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया ना, तो अब ऑप्शन उसके पास है कि वो क्या चूज करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा ही, तो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैरी है, तो फिर ये तो सिंपल सी बात है कि वो ये डिसाइड करेगा कि उसे दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक बार उसने कोई ऑप्शन चूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार वो अल्टर नहीं कर सकता, कर सकता है, अगले साल फिर वो काउंट करेगा। सर ऐसा कैसा? ये तो गलत है, तो तुम सही कर दो, कंटिन्यूइंग पार्टनर फाइनल सेटलमेंट कर दो,
ये नौबत ही नहीं आएगी 2 उंगली वाली। यस और नो? नहीं समझा? एक्ट उसके साथ नहीं है, एक्ट ने तो दोनों के बीच में एकदम साफ साफ कंडीशन कही है, आप फाइनल सेटलमेंट कर दो। नहीं करोगे तो 2 ऑप्शन तो बनना चाहिए भाई, उसके तो हिस्से हैं, तो वो प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकता है या फिर इंटरेस्ट मांग सकता है। तो किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ले लेता है, किसी साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट छोड़ के प्रॉफिट ले लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आया? क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर का भी तो अधिकार है बिजनेस में और उसे मिलना चाहिए तब तक जब तक उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता। तो ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, हाँ या नहीं? तीनों बिजनेस में इक्वली प्रॉफिट लॉस बांटते थे, मतलब 1:1:2। ओके, तो कहते हैं सी डाइड ऑन 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर को दुखद मृत्यु हो गई सी की। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स stood at 50,000, 75,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब वो 4 स्टेप फाइनल सेटलमेंट के ऊपर वाले जो भी है वो सब करने के बाद, यस और नो? जो भी कैलकुलेशन थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी सेटलमेंट कर दिया, रिवैल्यूएशन भी कर दिया, गुडविल का भी कर दिया। इसके बाद जो फाइनल अमाउंट बन रहा था वो क्या बन रहा था? 50, 75 और 1 20। सी का कितना अमाउंट है? 1,20,000, हाँ या नहीं? A and B continued to carry on the business further without settling the account of C. A और B ने ये डिसाइड किया कि अभी C का फाइनल सेटलमेंट नहीं भी हुआ है, फिर भी हम बिजनेस आगे लेके जाएंगे। C मर गया, फायदा उठाना चाहते थे, बिना उसका सेटलमेंट किए आगे जा रहे थे। In that situation, the final payment of C is made on February 1, 2022. C मरा कभी है? अक्टूबर 31 को। आप बिजनेस और आगे लेके गए, नवंबर पूरा चलाए, दिसंबर चलाए, जनवरी चलाए, फरवरी 1 को आप फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब 3 महीना आपने सेटलमेंट नहीं किया। यस और नो? नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड 3 मंथ्स, उसका हिसाब किताब अपने क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम का वही मेन पार्ट है। तो कहते हैं और इस टाइम में द पीरियड में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अमाउंट the profit made during the period of 3 months amount to rupees 28,000। और इस 3 महीने में जब आपने बिना सेटलमेंट के बिजनेस चलाया तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 28,000। 3 पार्टनर ए बी सी का मर जाना अक्टूबर में, लेकिन पार्टनर्स का बिजनेस चलाना विदाउट सेटलमेंट फरवरी तक, फरवरी 1 को उसका पेमेंट करना, मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा टाइम वर्क करना। तो उस 3 महीने में जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया 28,000, उसके बात हो रही है कि उसमें अपना क्या होगा। नाउ द अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट सी कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शन। तो अब सी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो प्रॉफिट में क्या ले ले? हिस्सा, हाँ या नहीं? सी का सिंपल सा हिस्सेदारी है। प्रॉफिट मेड कितना हुआ है? हाँ या नहीं? 28,000 में सी का कितना कैपिटल बन रहा है फाइनल सेटलमेंट पे? आउट ऑफ टोटल 120 प्लस 50 170 प्लस 75 बोला तो 2,45,000। यस और नो? टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आ रहा है? 2,45,000। उसमें उसका शेयर कितना है? 1,20,000 का। तो वो 28,000 पे अपने कैपिटल के शेयर के हिसाब से क्या चार्ज करेगा? प्रॉफिट में हिस्सेदारी, हाँ या नहीं? 28,000 में सी का शेयर 1,20,000 के हिसाब से टोटल कैपिटल। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था ना, हाँ या नहीं? मैंने कभी नहीं कहा कि वो पीएसआर में लेगा, मैंने पूरा थेसिस समझाते टाइम कभी नहीं बोला कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा लेगा। वो अपने कैपिटल के शेयर के हिसाब से ही क्या लेगा? अपना हिस्सा लेगा। यस और नो? क्योंकि उतना पैसा आप उसका यूज कर रहे हो, तो टोटल बिजनेस में पैसा कितना लगा है? इतना, उसमें से उसका कितना वैल्यू है? वो प्रॉफिट में उतना हिस्सा लेगा। अब आपको ऑफकोर्स बुरा लगेगा, भाई हम इक्वल पार्टनर थे, तू ज़्यादा लेके जा रहा है, तो सीधी सी बात है मत दो ज़्यादा, मेरा पैसा पहले दे दिया होते, हाँ या नहीं? मेरी बात समझ में आई? तो पहले ऑप्शन में सी का शेयर कितना बनता है? 13,714, ये पहला ऑप्शन है।
सेकेंड ऑप्शन 6% इंटरेस्ट। अपना 1,20,000 रुपये उसको क्या था, क्या मिलना चाहिए? 1,20,000 रुपये 6% इंटरेस्ट कितने महीने का? यस और नो? फॉर 3 मंथ्स। कितना अमाउंट होता है? 1,000। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 13,714 रुपया, या फिर ये कितना 1,800। क्या लगता है, सी पागल है कि होशियार है? होशियार है। ऑफ कोर्स, सिंस ऑप्शन 1 इज बेनिफिशियल फॉर सी, तो वो क्या चूज करेगा? ऑप्शन 1, 13,714 रुपये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंटिन्यूइंग पार्टनर को बुरा लग रहा है ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसका सेटलमेंट कर देना चाहिए था। यस और नो? नहीं करोगे तब उसके पास सेक्शन 37 का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा। नहीं समझा? सबको समझा? कोई डाउट किसी को? पक्का? ये हो गया सेक्शन से रिलेटेड बात। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के ऊपर। यहां से आगे मरने पे, मरने वाले के मरने पे हमें क्या मिलती है? एक पार्टी, 13 की पूड़ी। मैंने मजाक में कहा, इसे सीरियस मत लो। हम यहाँ पे बात कर रहे, जब किसी भी डिसीज्ड पार्टनर का डेथ होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है, उस वैल्यूएशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, दैट इज एग्जीक्यूटर को, फाइनल सेटलमेंट में मिलने वाला है। दो बातें हो सकती है, या तो एसेट्स काउंट होंगे या तो लाइबिलिटीज। एसेट के तौर पे उसे क्या मिलने वाले और लाइबिलिटी के तौर पर उसको क्या भरना पड़ सकता है। तो पहला देखते हैं कि उसको मिलने वाले क्या है एसेट्स के तौर पर। तो सबसे पहला, द अमाउंट स्टैंडिंग ऑन टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। लेने के लिए उसे क्या क्या मिलने वाला है? डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल, पहला तो उसका अधिकार है वो लेने का। फिर और क्या लेने का अधिकार है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। ऑफ कोर्स ये वर्ड लिखना तो बहुत जरूरी है। अगर डीड में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं तो मिलेगा भी, अगर होगा तो ही मिलेगा। यस और नो? मतलब कि क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आपको वो भी लेना है, तो आपके डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को वो भी मिलेगा कैपिटल के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या मिलेगा? शेयर ऑफ गुडविल, फर्म में उसके गुडविल का हिस्सा उसे मिलेगा, हाँ या नहीं? उसे साथ में क्या मिलेगा? शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी। और उसे क्या मिलेगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसमें उसे हिस्सा मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, हाँ या नहीं? बिजनेस में जिस दिन वो मरा, तो बिजनेस के ईयर स्टार्टिंग से लेके उसके मरने के तारीख तक का, जब तक वो काम कर रहा था तब तक तो वो एक्टिव था ना, रेगुलर के हिसाब से उतने प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलना चाहिए। अभी हम ऊपर जो काउंट कर रहे थे वो उसके मरने के बाद के बिजनेस में जो टाइम हुआ उसका काउंट कर रहे थे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा हिसाब है? उसके मरने तक के दिन का प्रॉफिट में हिस्से की बात हो रही है, वो भी उसे मिलना चाहिए। इसके लिए भी अपन P&L यूज करेंगे। और लास्ट चैप्टर में ही सीखा था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या सीखा था? 3 तरीके से सीखा था। एज ए एक्सपेंस, जब वो P&L में ही रह जाता है, बैलेंस शीट में जाता ही, तो जब कभी भी कोई मरेगा तो पूरा पैसा जो आएगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको जाएगा? ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, सीखा था ना। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सरेंडर्ड वैल्यू को हमने एसेट्स ट्रीट किया है, यस और नो, हाँ या नहीं? इसका मतलब है हमने एनुअली जो भी है राइट डाउन करते करते पार्टनर्स को यहाँ तक एसेट्स की वैल्यू क्रिएट की है, तो फिर जो भी वैल्यू रिसीव होगी वो सरेंडर्ड वैल्यू से माइनस करके जितनी गेन होगी वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तीसरा, अगर आपने एसेट्स के साथ साथ रिजर्व एज अ लायबिलिटी क्रिएट किया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, तो आज मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ पे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा केसेस होने के चांसेस नहीं थे, बट यहाँ पे तीनों चांसेस बहुत हाई होते। तो अपन इसकी तीनों की अलग से वापस एंट्री देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो तुरंत पैसा मिलेगा। वहाँ पे क्या था? सरेंडर्ड वैल्यू सिर्फ थी, तो छोड़ने पे आपको सरेंडर्ड वैल्यू मिल रही थी, पर यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी।
क्या मिलेगी? वहां पे और यहाँ पे फर्क समझ में आ रहा है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी वहां पे सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिल सकती थी क्योंकि कोई मरा ही नहीं था, लाइफ पॉलिसी थी ना, पार्टनर रिटायर हो रहा था, मर थोड़ी रहा था। तो अगर आप सरेंडर्ड वैल्यू लेना चाहते थे तो वो मिल सकती थी, मैच्योरिटी मिलता था क्या? लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी मिलेगा, चाहे वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो या सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो या हाँ या नहीं, अपन वो दोनों भी देखेंगे। तो इस पे उसका अधिकार है, ये सब पैसे उसको मिलने चाहिए एग्जीक्यूटर को ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसकी लाइबिलिटी उसे देना क्या पड़ेगा, भरना क्या पड़ेगा? तो अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया तो उसकी जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी, उसके अमाउंट फाइनल सेटलमेंट में से लेस किया जाएगा। और क्या लेस किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन। और क्या लेस किया जाएगा? शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, और साथ में शेयर ऑफ लॉस हैव अक्रूड टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। अगर प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा लेने को आया था, नुकसान हुआ रहेगा तो भर के जाना चाहिए, यस और नो। दिस ऑल थिंग्स आर डेबिट एंड अबव ऑल थिंग्स आर क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं, पार्टनर की वैल्यू क्रिएट करती हैं, ये उसकी वैल्यू डिक्रीज करती हैं, डेबिट होती हैं, माइनस करके फाइनल सेटलमेंट काउंट होता है कि डिसीज्ड पार्टनर को कितना ले जाना है या कितना दे के जाना है, हाँ या नहीं? सर ऐसा हो सकता है क्या, दे के जाना पड़ेगा? हाँ ऐसा हो सकता है, बट बहुत रेयर केस में, बहुत, यस और नो। वरना डिसीज्ड पार्टनर का ये साइड हमेशा ज़्यादा रहता है बिकॉज सोर्सेज ज़्यादा है अर्निंग के, देने के सोर्सेज बहुत कम है। हो सकता है पार्टनर मरने से पहले समझ गया कि मैं मरने ही वाला हूँ, उसने जम के ड्राइंग की, भरपूर ड्राइंग की और मर गया, यस और नो, होता है। नहीं ये सच हो, क्योंकि 3 दोस्त थे पार्टनरशिप में, मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया तो इन्होंने भी मानवता के नाते और मैंने होशियारी के नाते अपने सारे बिल फर्म से भरवाए, यस और नो। सबका सब मेरा क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है, ड्राइंग में काउंट होगा, यस और नो। जब तक मैं जिंदा था तब तक इनकी सहानुभूति थी कि दोस्त बचना चाहिए, पर जैसे ही मैं मर गया ये एक्टिव हो गए, भाई दोस्त खत्म दोस्ती खत्म। मेरे बेटे को पकड़ लिया, है बाबा तेरा पापा बहुत पैसा लेके गए, चुपचाप पैसा दे, हाँ या नहीं तो सन ऑफ सत्यमूर्ति 2 फिल्म बनवाऊंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा था, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का पहला कंटेंट, कि अगर कोई पार्टनर मरता है तो ऑफ कोर्स टाइम बोल के तो नहीं मरेगा कि कल मरने वाला हो, आज सेटलमेंट कर ले, कल कौन जानता है क्या होगा। ये किसी को नहीं पता कि डेथ ऑफ पार्टनर कब हो सकता है, तो ये साल में कभी भी हो सकता है। तो वो साल में जब भी वो मरेगा उस दिन तक के प्रॉफिट में उसकी एक हिस्सेदारी तो होगी, आपको वो हिस्सा उसे देना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या काउंट करते हैं, पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट अप टू हिज डेथ, यस और नो। क्या काउंट करते हैं, पार्टनर्स शेयर deceased partners दिमाग पागल हो गया हो क्या? तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज, जिस दिन वो मरा उस दिन तक के प्रॉफिट में उसके हिस्से को काउंट करना पड़ेगा। 2 तरीका है काउंटिंग का। पहला तरीका क्या है, टाइम बेसिस। पहला तरीका क्या है,
टाइम बेसिस का मतलब है, टाइम बेसिस का मतलब है ये एज्यूम करना कि जो प्रॉफिट है वो थ्रू आउट द ईयर था, मतलब हम जो भी कमाते साल भर वो एक जैसा ही होता, मतलब हर महीने में उसका प्रोपोर्शन क्या रहता, सेम। यस और नो? टाइम बेसिस में हम अजम्पशन करके चलते कि जो भी हम प्रॉफिट कमाते वो थ्रू आउट द ईयर वाले बेस पे है, मतलब प्रीवियस ईयर में हमने कोई प्रॉफिट कमाया था, इस साल अगर वही प्रॉफिट काउंट करना होता तो मैं एज्यूम करके चलता कि उतना ही वैसा ही प्रॉफिट इस साल भी होता। हाँ या नहीं? हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे क्या लेते हैं, अजम्पशंस। क्या लेते हैं? अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट विल बी सेम एज इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था वैसा ही प्रॉफिट इस साल भी होगा, और जो भी प्रॉफिट होता है वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब एक जैसा अमाउंट ही। पिछले साल अगर हमने 36,000 कमाया, इसका मतलब हमने हर महीने में कितना कमाते, 3,000, तो इस साल कितना भी महीना हुआ रहेगा उसके हिसाब से अपन 3,000 काउंट करेंगे। यस और नो? तो इस बार हम जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर होगा, तो डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट कैसे काउंट होगा, जो भी आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, यस और नो, इनटू ये प्रॉफिट जो भी आपने काउंट किया हुआ, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है लास्ट 2-4 साल की ईयर के, प्रीवियस ईयर का हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने कि जो भी कहा है। यस और नो? उस प्रॉफिट पे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इनटू, ये तो पूरे साल लास्ट साल के प्रॉफिट थे ना, अभी इस साल उसके जिंदा रहते हुए सिर्फ 3 ही महीना हुआ था, तो इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा भी कितने महीने का होगा, सिर्फ 3 महीने का, इनटू पीरियड अपॉन 12। यस और नो? दिस पीरियड्स बिलोंग्स टू बी लिविंग पीरियड, जितना टाइम वो जिंदा था उतना टाइम। हाँ या नहीं? यस और नो? नहीं समझा? दिस इज कॉल्ड एज टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में वो क्या कहते हैं कि हमारा कैलकुलेशन क्या होता है कि पार्टनर जो भी प्रॉफिट का हिस्सेदार है वो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स पे डिपेंड होता है, इस अजम्पशन के साथ कि जितना भी प्रॉफिट हुआ करता था वो इवन नेचर का था, कंटिन्यूअस फॉर्म का था। यस और नो? थ्रू आउट द ईयर होने वाला प्रॉफिट्स था, तो हम उसमें सीधा उसका हिस्सा काउंट करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, दैट बोलते हैं इन दिस केस इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्न यूनिफॉर्मली, मतलब रेगुलर एक जैसा। यस और नो? थ्रू आउट द ईयर। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला एक प्रॉफिट लिया है, प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हुआ था 1,25,000, वो गलती से 225 लिखा है, कितना है, कितना है, तो प्रीवियस ईयर में हमको 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो हम एज्यूम करके चलते कि भाई प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था, 1,25,000, वो हर महीने में डिवाइड कर लेंगे तो रेगुलर हो जाएगा। यस और नो? हम मान के चलते कि 1,25,000 पूरे साल में कमाया था, मतलब हर महीना बराबर कमाया था। यस और नो? तो इन सिचुएशन में बोलते हैं पार्टनर डाइड आफ्टर 3 months ना, एंड द क्लोज द प्रीवियस ईयर, नाउ द प्रॉफिट ऑफ द 3 months कितना होएगा, तो 1,25,000, 1,25,000 का 3 महीना, 1,25,000 पूरे साल का था ना। यस और नो? जरा देखो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय लिविंग पीरियड उसका कितना है, 3 months, डिवाइड बाय 12, कितना, उन्होंने वही एजम्पशन लिख के दिखाया, बराबर है। अब इसमें भी उसका शेयर कितना है, तो जो भी उसका शेयर है, इफ द डिसीज्ड पार्टनर इज टू 2/10 शेयर इन द प्रॉफिट, तो उसका हिस्सा कितना बनेगा, ये 31,250 में उसका हिस्सा कितना है, काउंट करो, 2/10। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसा सॉल्व होगा, भाई पिछले साल हमने कमाया था 1,25,000, तो हम मान के चलते कि इस साल भी 1,25,000 कमाते। यस और नो? टाइम बेसिस के हिसाब से, हाँ या नहीं? इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होता, इसमें मरने वाले का हिस्सा कितना है, 2/10, कितना है,
यस और नो? कितना पीरियड वो लिविंग कर रहा था, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था ना, पर उसको पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा क्या? उसको पूरे साल में कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा? सिर्फ 3 महीने का। 3 अपॉन, एक साथ काउंट करो, 6000। तो डिसीज पार्टनर के शेयर में प्रॉफिट कितना आता? 6250। नहीं समझा? दूसरा, टर्नओवर बेसिस। दूसरा व्हाट? इसे सिंपल में कह सकते हैं, जब क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर मतलब इस साल प्रॉफिट कितना हुआ ये नहीं दिया, यस और नो, या अजम्पशंस नहीं दिए कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे, उन्होंने कहा कि इस साल हमने अभी तक इतना टर्नओवर किया है, हमने इस साल इतना, आपको करंट ईयर का सेल्स का वैल्यू दिया रहेगा, यस और नो, उसकी बेसिस पे आपको डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा देना है, तो क्या करोगे? तो फिर हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट का सेल्स में रेशो क्या है, और उस रेशो पे हम उसको पेमेंट करते हैं। कहते हैं इन दिस मेथड वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, कि पिछले साल हमने टोटल सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया था, यस और नो? तो इस साल का प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है, तो जो सेल्स दिया है हम उस पे काउंट करेंगे कि अगर पिछले साल के इतने सेल पे इतना प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल इतना सेल्स क्वेश्चन में दिया है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, यस और नो? लास्ट टाइम क्या था, हमने प्रॉफिट को टाइम बेसिस पे लिया था कि भाई प्रीवियस ईयर में इतना हुआ था तो इस साल भी इतना ही होगा, या प्रीवियस 3-4 साल के एवरेज जो भी होंगे वो भी इस साल भी इतना ही एवरेजली प्रॉफिट होगा। टाइम बेसिस ये मान के चले कि प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर का है, इवन है, यूनिफॉर्म, हाँ या नहीं? अभी तो प्रॉफिट ही नहीं दिया है, तो क्या करोगे इस साल का? तो अभी अपन क्या करेंगे? सेल्स के बेसिस पे। दूसरा ऑप्शन ये होता है, क्वेश्चन में आपको करंट ईयर का सेल्स दिया है, जब भी क्वेश्चन में करंट ईयर का सेल दिया रहेगा तो आप पहला देखोगे कि प्रीवियस ईयर्स में आप सेल करके कितना प्रॉफिट कमाते थे, उस परसेंटेज को करंट ईयर के सेल्स पे अप्लाई करोगे, हाँ या नहीं? तो आपको करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा कि इतना प्रॉफिट होता था, हाँ या नहीं? आपको सिर्फ उसमें मरने वाले का हिस्सा देना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का जरूरत, बात समझ में आया? इस केस में जब आप टर्नओवर बेसिस पे लेते हो, टर्नओवर बेसिस सिंपल है, दो तरीके हैं टर्नओवर बेसिस को काउंट करने के। पहला, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर इज इक्वल्स टू क्या करने का? करंट ईयर का जो भी सेल है, करंट ईयर्स सेल ना, आप तो डेथ ऑफ पार्टनर का डेथ तक का सेल्स दिया रहेगा, यस और नो? उस पर क्या मल्टीप्लाई करने का? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मल्टीप्लाई करने का? सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसा मिलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू सिंपल है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर्स सेल्स इनटू, सिंपल है, लास्ट ईयर हमने इतना प्रॉफिट कमाया था इतना सेल करके, तो जो भी परसेंटेज आया रहेगा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे 25% आए, तो करंट ईयर के सेल पे 25% अप्लाई कर लेंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा करंट ईयर का? क्या मिल जाएगा करंट ईयर का? अब उसमें उसको क्या दे देंगे? उसका शेयर मल्टीप्लाई बाय डिसीज्ड पार्टनर शेयर ना, हाँ या नहीं? नहीं समझा? यस और नो? एक तरीका तो ये है, एक तरीका, दूसरा तरीका इसी का सेम थोड़ा सा अल्टरनेट ऑप्शन कर देता हूं, कंबाइन कर देता हूं, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या करने का? पहले क्या लेने का? करंट ईयर का सेल। क्या लेने का? करंट ईयर्स
सेल लिख रहा था, क्यू लिख दिया। करंट ईयर का सेल लेने का मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ या नहीं? या तो इसका परसेंटेज निकाल के वो यहाँ पे लूँ, या तो सीधा उसी प्रपोर्शन को ले लूँ कि भाई लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट कमाया था इतना सेल करके, तो इस साल इतना सेल करके कितना प्रॉफिट आएगा। एक बार प्रॉफिट का आंसर आ गया, उसको उसके PSR से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। हाँ या नहीं? नहीं समझा? मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज लिया था वो लास्ट ईयर के बेस पे था। या तो आप लास्ट ईयर के बेस पे P&L का प्रॉफिट का परसेंटेज काउंट कर लो, वो परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई कर दो, या फिर उस लास्ट ईयर के बेस को ही फॉर्मूले में डाल दो। हाँ या नहीं? एक शॉर्टकट हो जाएगा। दोनों आपके पास है, दोनों में से आपको जो चूज करना है। नहीं समझा? इन दोनों ही सिचुएशन में हम पहले क्या निकाल रहे हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का, आपको करंट ईयर का सेल दिया है, प्रॉफिट दिया ही, तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर के सेल से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर करोगे। आपको जो भी परसेंटेज मिलेगा कि भाई हम प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कितना परसेंटेज कमा रहे थे ऑन सेल, सेम परसेंटेज अप्लाई करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लो और उसका हिस्सा दे दो। हाँ या नहीं? और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि करंट ईयर के सेल में मल्टीप्लाई करो, भाई लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था उसके हिसाब से लास्ट ईयर का सेल कितना था, तो इस साल के सेल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दो, बात खत्म। यस और नो? यस और नो? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इधर पे उन्होंने बोला है, कहते अरुण, तरुण और नेहा आर अ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर थे, अरुण, तरुण और नेहा। और देखो इन्होंने ये इसी जुल्म की वजह से ना 40% का रिजर्वेशन मिला है महिलाओं को। ऐसी ही फालतू फालतू एग्जाम्पल्स देते लोग। नेहा को मार दिया, बोलते अरुण, तरुण और नेहा 3 पार्टनर थे और नेहा मर गई 31 मई को। 31 मई को कौन मर गई? नेहा। लड़के लोग मुंह छुपा के हंस रहे पता नहीं क्यों। सेल्स फॉर द ईयर 2021-2022, पिछले साल का सेल 2021-22 का बरोबर है कितना था? 4 लाख। और उस साल प्रॉफिट कितना कमाया था? 60,000। 4 लाख का सेल करके 60,000 कमाया था। हाँ या नहीं? 60,000 आउट ऑफ 4 lakhs। परसेंटेज निकालो, ये परसेंटेज है। हाँ, पिछले साल कितना परसेंटेज कमाया था? 15% प्रॉफिट कमा रहे थे। यस और नो? ओके। नाउ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर देते। नाउ सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 में, जिस दिन नेहा मरी उस दिन तक का जो सेल था इस साल की शुरुआत से, वो कितना है? 1 लाख। तो इस साल 1 लाख कमा चुके, अपन सेल कर चुके, तो प्रॉफिट कितना कमा चुके होंगे? 15% के हिसाब से 1 लाख पे 15% बोला तो 15,000। सिंपल एक तरीका। 15,000 पूरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में नेहा का हिस्सा कितना है? 3:2:1। ऐसा क्या बोलता है? इधर लिखा है ना 3:2:1। मैं बोला इसमें नेहा का हिस्सा बोलता है। इसमें नेहा का हिस्सा कितना है? 1/6 है ना? यस और नो? तो आप सीधी सी बात है, या तो जो मैंने पहले बोला था, पहला अल्टरनेट, मैंने वो 15% अप्लाई कर लिया। 1 लाख में 15%, 15,000। 15,000 में 1/6, तो नेहा का हिस्सा आप वैसा भी निकाल सकते हो। यस और नो? हाँ या नहीं? अरे किधर गई? ऊपर, हाँ बीच में। बीच में ही मर गई। ठीक है, कोई बात नहीं। सेल्स देखो 4 लाख पे 60,000 का प्रॉफिट था, तो इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो इस साल प्रॉफिट कितना होता? 15,000। एक तरीका उन्होंने सीधा ये वाला तरीके से काउंट करके लिया। हाँ या नहीं? अल्टरनेट ऑप्शन भी था। दूसरा ऑप्शन क्या किया उन्होंने? परसेंटेज काउंट किया और उसे अप्लाई करके आंसर निकाला। दोनों ही तरीके हैं, आप दोनों में से कौन सा भी तरीके से यूज कर सकते हो। नेहा का हिस्सा कितना आएगा? 2,500। नेहा का हिस्सा कितना आएगा? अच्छा, इसका इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हंस रहे एग्जाम्पल पे कि एक्सप्लेनेशन पे समझ में नहीं आ रहा। अगर एग्जाम्पल पे हंस रहे तब तो कोई बात ही नहीं।
और अगर आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन पे कि भाई नेहा को मैंने क्यों मारा, तो मैं बता दूं इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं है, खुद ही मर गई। चलिए प्लीज ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसका जर्नल एंट्री ये इंपॉर्टेंट है, डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का जर्नल एंट्री। क्यों सर जर्नल एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रॉफिट दोगे तो एंट्री तो पास करना पड़ेगा, यस और नो। आप प्रॉफिट में बंटवारा कर रहे हो तो सीधी सी बात है, डिसीज्ड पार्टनर के लिए क्या है, ये इनकम है, हाँ या नहीं? उसको मिलना चाहिए, मतलब वो क्रेडिटर है हमारा, तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ या नहीं? और क्योंकि फर्म उसे ये प्रॉफिट देगा तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। फर्म के लिए क्या है? फर्म अपने एक्सपेंस कहाँ लिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखता है? और फिलहाल अभी प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बना सकते, तो क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड ना, टू ओनली डिसीज्ड पार्टनर। क्यों सर? बाकी लोगों को बहती गंगा में हाथ धुला दो, हाँ या नहीं? नहीं, मरना नहीं पड़ेगा, तुम तो जिंदा हो ना, साल का एंड तक का इंतजार कर सकते हो ना। सिर्फ नेहा मरी है, मेरे को पैसा दो, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, मेरा पैसा अटकेला है, यस और नो। मुक्ति किसे चाहिए? मुझे, मैंने शरीर छोड़ दी। तू बार बार नेहा का नाम मत ले। एग्जाम्पल था, मैं ये कह रहा हूं जब आप ये काउंट करोगे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में, तो सिर्फ उसी का क्यों काउंट करोगे? क्योंकि फिलहाल वही वेट नहीं कर सकती फाइनल सेटलमेंट का, उसका सेटलमेंट करना जरूरी है। बाकी पार्टनर्स साल एंड होने का इंतजार करेंगे। साल एंड में ये जो P&L सस्पेंस में जितनी बार डेबिट करो ना, ये सब जाके P&L में जाएगा। ये P&L सस्पेंस क्लोज करके अपन कहां चले जाएंगे? P&L में, क्योंकि साल के एंड में P&L बनेगा। ये सब सेटल होगा P&L में, पर जब तक P&L नहीं बनता तब तक टेम्पररी सस्पेंस नाम के अकाउंट में जिंदा रहेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे सिर्फ किसका सेटलमेंट होगा? आउटगोइंग पार्टनर। P&L सस्पेंस सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग पार्टनर के लिए बनेगी, ऑल पार्टनर्स के लिए नहीं। बाकी सारे पार्टनर अपना साल के अंत तक का इंतजार कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? सबको समझा? चलो बहुत अच्छी बात। ये हो गई जर्नल एंट्री। इसके दो इफेक्ट, आप P&L सस्पेंस के डेबिट में लिखो और डिसीज्ड पार्टनर के क्रेडिट में। सर क्या होगा P&L का सस्पेंस? अगर अब चलो ठीक है, आप अकाउंट को डेबिट करने को बोल रहे हो, हमने एक अकाउंट बनाया, P&L सस्पेंस डेबिट कर दिया, तो ठीक है, पार्टनर का सेटलमेंट करने के बाद इस अकाउंट को फिलहाल क्लोज करेंगे। P&L सस्पेंस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट्स में, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लाइबिलिटीज में। कब तक पड़ा रहेगा? साल के एंड तक। जैसे साल का एंड आएगा, ये बैलेंसेस P&L को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे फाइनल अकाउंट को, और फिर फाइनल अकाउंट में वापस से फाइनल कंप्यूटेशन होगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का, और उसके बाद फिर फाइनल सेटलमेंट बाकी सारे पार्टनर्स को होगा जो रहेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। यस और नो? नहीं समझा? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ डेथ। देखो चैप्टर 2 ही दिन का है, एक दिन में पूरी थियरी खत्म कर दूं और सिर्फ एक दिन में प्रैक्टिकल्स। यस और नो? इस चैप्टर में बहुत कुछ है ही नहीं। अब देखो यहां पे मजेदार पार्ट है, बाबा, स्पेशल ट्रांजेक्शंस इन द केस ऑफ डेथ। सबसे स्पेशल है भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दो बातें हो सकती हैं, पार्टनर्स ने या तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रहेगी या तो सेपरेट लाइफ पॉलिसीज ली रहेगी। पहला जाते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर। जर्नल एंट्रीज सबकी सब सेम होंगी, बस अब यहां पे इफेक्ट क्या दिखाना है वो एक बार समझाने का जरूरत है कि क्या हो सकता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हो, तीन तरीके से मेंटेन की जाती है। अकाउंटिंग में इसे तीन तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंस, प्रीमियम मेथड, आप प्रीमियम को हर साल एक्सपेंस मानते हो और हर साल ही खत्म कर देते हो, कोई भी बैलेंस एसेट्स या लायबिलिटी में नहीं जाता।
दूसरा, सिर्फ सरेंडर्ड वैल्यू को एसेट्स मानते हो, एसेट्स के साइड में भी लिखते हो। तीसरा, जब आप एसेट्स के अपोजिट में रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व नाम से मेंटेन करते हो एक लाइबिलिटी भी। यस और नो? शायद हमने तीनों का प्रैक्टिकल देखा है। यस और नो? आज अपन को तीनों के केस में क्या मिलने वाला है? मैच्योरिटी अमाउंट। बस लास्ट ईयर, अभी लास्ट चैप्टर से इधर पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, लास्ट वाले में अपन सरेंडर वैल्यू लेके निकल रहे थे, इस बार सरेंडर वैल्यू लेके निकलने वाले क्या? मरने वाले हैं। यस और नो? हाँ हाँ, मर चुके हैं, तो पूरा हिसाब किताब होगा। यस और नो? गदर। चलिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, पहला केस ना, जीएलपी एज एक्सपेंस। जब वो आप उसे एज एक्सपेंस के तौर पर काउंट करते थे, मतलब बैलेंस शीट में कोई वैल्यू जाती ही नहीं थी, तो सीधी सी बात है, पहली जर्नल एंट्री ए, व्हेन कैश रिसीव्ड ऑन डेथ ना, आपको डेथ पे जब भी पैसा मिलेगा, पॉलिसी का पैसा मिलेगा ना, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये रे पैसा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये जो पैसा आ रहा है ये आपके लिए टोटली क्या है? प्रॉफिट। क्या है? कहाँ जाएगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप कहाँ लेके जा सकते हो? या चाहिए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों सर आपने रीवैल्यूएशन क्यों लिखा? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको अपन सब में बांटते ना। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सब में बढ़ता है ना, हाँ या नहीं? तो मैच्योरिटी का पैसा जो भी आएगा वो सब में बटेगा। सेकेंड, बी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, किसी के मरने को ऐसा नहीं कह सकते। ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी का जो पैसा आया है, ट्रांसफर ऑफ कैश, कैश किसका आया है? पॉलिसी का। तो जो पॉलिसी का कैश आया है वो आप ट्रांसफर करोगे। आते टाइम रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर ना, इन देयर। क्यों सर? सबको क्यों मिलेगा? मरेगा मैं और पैसा सब खाएंगे। क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा फर्म भर रहा था, प्रीमियम फर्म ने भरा था, तो ये जो गेन हुआ ये भी फर्म का है, और फर्म के गेन पे सबका अधिकार है, चाहे तुम मरो चाहे मैं। यस और नो? ना मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ ना मैं खुद मरना चाहता हूँ, इसे दिल पे नहीं लेना। यस और नो? सिर्फ चैप्टर के लिए बात कर रहे हैं अपन। यस और नो? तो सर कुछ शॉर्टकट हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। रीवैल्यूएशन से रीवैल्यूएशन कैंसिल कर दो, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जॉइंट लाइफ पॉलिसी कैंसिल कर दो, हाँ या नहीं? सीधा इफेक्ट क्या हो सकता है? पैसा अकाउंट में आएगा और तीनों पार्टनर को क्रेडिट होगा, हाँ या नहीं? एक एंट्री में काम हो सकता है ना? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख के दिखा देना जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नहीं समझा? कर सकते ना कंबाइन, हाँ या नहीं? एग्जाम्पल यहां पड़ा हुआ है। Yes or no? If the joint life policy does not appear in the balance sheet, the firm will gain on the death of a partner. For example, A, B, C पार्टनरशिप में थे, शेयर करते थे प्रॉफिट लॉस 5:3:2 and they took a joint life policy of ₹1 lakh. Now, if A dies, A क्या हो गया? मर गया, तो पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा ना, हाँ या नहीं? ये रे पैसा, पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिखो या रीवैल्यूएशन, मीनिंग विल रिमेन सेम। अपन ने रीवैल्यूएशन के तौर पे एक बार लिखा है। यस और नो? रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू मिल रही थी, तो चलो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख आया, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फिर डेबिट होगा और ट्रांसफर किस में होगा? ऑल पार्टनर्स। तो एक शॉर्ट एंट्री क्या कर सकते थे अगर चाहिए तो? इससे इसको कैंसिल करें। ओके, थैंक यू।
इससे ये कैंसिल हो गया तो सीधा एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू एस टू बीस टू सी, 5:3:2 के रेशो में 50, 30 और 20। नहीं समझा? दूसरा केस नंबर 2 केस में सरेंडर वैल्यू मेथड ना, हाँ या नहीं, मतलब एसेट्स मेथड, यस और नो। इसमें हम सरेंडर वैल्यू को कहाँ रखते थे, एज अ एसेट ना, सरेंडर वैल्यू को क्या शो करते थे, एज अ। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एंट्री बहुत मजेदार है। पार्टनर मरेगा तो पैसा मिलेगा, पहले बात पैसा आएगा, हाँ या नहीं। इस मेथड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसे हमने एज अ एसेट रखा है, हाँ या नहीं। उसकी सरेंडर वैल्यू को कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट्स में। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का एक अकाउंट है ना, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखो तो एंट्री समझेगा। पहला, कैश रिसीव्ड ऑन डेथ, डेथ पे पैसा मिलेगा। मैंने दोनों चीजें अलग क्यों लिखी, मैं अभी इधर रीजन बता देगा, 2 मिनट देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने वहां पे क्यों जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं लिखना चाहता था और यहाँ पे क्यों लिखना चाहता हूँ। क्योंकि वहां पे कोई अकाउंट मेंटेन होता ही नहीं था, हर साल एक्सपेंस बोल के खत्म कर देते थे, राइट ऑफ कर देते थे। पर यहाँ पे हमारे पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता था, तो अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट, ये पैसा कहाँ पे आएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे ना एक लेजर बना रहा हूँ, देखते तुम में से कितने लोगों को समझता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट नाम का अकाउंट था, तो जब हम सरेंडर वैल्यू मेंटेन करते थे तो हर साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस बचता था एज अ सरेंडर वैल्यू, हाँ या नहीं। क्लोजिंग वैल्यू इस साल का क्या बन जाता था, ओपनिंग बैलेंस। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बैलेंस रहेगा, दिस इज व्हाट योर सरेंडर वैल्यू ना। ये साल की शुरुआत हुई थी, अब मरने पे पैसा मिलेगा तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट में आएगा ना, बाय, यस और नो। पैसा यहां पे कौन सा आएगा, मैच्योरिटी वैल्यू, नहीं समझा। बैलेंस क्या था, सरेंडर वैल्यू का, रिसीव क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू। तो अब एट दी क्योंकि अब पैसा मिल चुका है, अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज। जो भी बैलेंस बचेगा ये किसको जाएगा, टू ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा, ट्रांसफर का, बैलेंस ट्रांसफर होएगा ना, बैलेंस। तो बैलेंस ट्रांसफर का एंट्री क्या बनेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस मेथड में दोनों अमाउंट कभी भी सेम होने वाला, जितना मिलेगा कैश सबका सब पार्टनर को जाएगा नहीं, क्योंकि उसमें से क्या डिडक्ट होएगा, पहला सरेंडर वैल्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस पार्टनर्स को हमने ट्रांसफर किए हैं, बार बार ट्रांसफर होने वाला एसेट मान के चलते थे ना, हाँ या नहीं, यस और नो। तो पार्टनर्स को पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस नहीं ट्रांसफर करते थे, एसेट्स का वैल्यू निकाल के बाकी का वैल्यू ट्रांसफर करते थे, नहीं समझा। हम हर साल प्रीमियम भरते थे, प्रीमियम भरने के बाद उसमें से सरेंडर वैल्यू को क्लोजिंग बैलेंस लेते थे, और बैलेंस का जो प्रॉफिट लॉस जो लॉस होता था वो अपन किसको ट्रांसफर कर देते थे, साल के एंड में रीवैल्यूएशन को या पीएनएल को चला जाता था, हाँ या नहीं। पीएनएल में जाता था मतलब उसको कौन बेयर करता था, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ने ऑलरेडी उसे बेयर किया है, हाँ या नहीं, सरेंडर वैल्यू की बेस को। अब उन्हें आज सिर्फ गेन कितना होगा, बैलेंस अमाउंट। कितना गेन होगा, क्योंकि ये तो उनके पास पहले से एज अ एसेट था ना, आज उनको सिर्फ एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला, ये अमाउंट, तो सिर्फ यही अमाउंट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नहीं समझा। दोनों अमाउंट सेम होने वाले नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, मेथड नंबर 2, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर इन द बैलेंस शीट एट अ, then the firm will gain the on the death of a partner, कितना डेथ
पे गेन होगा वो देखो। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 took a joint life policy 1 lakh which appear in the balance sheet at a surrender value of rupees 10,000। यहाँ पे कितना वैल्यू था? 10,000 था पहले से हमारे पास। यस और नो? पार्टनर मरने पे पूरा मैच्योरिटी का वैल्यू कितना आएगा? यस और नो? तो बैंक अकाउंट में पैसा कितना आएगा? ध्यान से देख रहे क्या सब लोग? 1 लाख में से 10,000 तो पहले से ही एसेट है ना, गेन कितना होगा? सिर्फ बैलेंस अमाउंट। और ये 90,000 ही किसको ट्रांसफर होगा? ऑल पार्टनर्स को। तो ये अमाउंट कितना होगा? 90,000। हाँ या नहीं? तो एंट्री 1 लाख और 90,000 की होगी। नहीं समझा मैं ये क्या बोला? हाँ या नहीं? जब मैं ये सिखा रहा था तभी मैंने बताया था कि इस मेथड में सरेंडर वैल्यू डिटेक्ट करके जो भी गेन या लॉस होगा वो सिर्फ पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि ये अभी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि अभी ऐसा कुछ होने वाला, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू मिलने वाली ही, रिटायर हो रहा था ना। पर यहां पे तो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। एंड नाउ हियर कम्स टू दी गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। नहीं समझा? नहीं समझा? सब लोग मुंडी पकड़ के इधर उधर देख रहे। मेरा टाइम कितना हो रहा है जरा देखो, बाकी है ना, तब क्या इधर उधर देख रहे? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना सबको? तुम्हारे एक्शन और तुम्हारा हाँ एक दूसरे को मैच नहीं कर रहा है। एक्शन ये कह रहा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ठीक है बोलते रहो। चलो ठीक है, जब तक खुद ही चिल्ला के नहीं बोलेगा मैं पीछे हटने वाला नहीं। तीसरा मेथड, प्लीज ध्यान से देखो। तीसरा मेथड, जब हमने उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बनाया था ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इन अगेंस्ट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ना, पॉलिसी के अगेंस्ट में रिजर्व, एसेट के अगेंस्ट में हमने लाइबिलिटी भी क्रिएट की थी। यस और नो? हाँ या नहीं? याद आ रहा है क्या? अब उस केस में अगर यही सिचुएशन है होती है कि पार्टनर मर जाता है, यस और नो, तो मैच्योरिटी का वैल्यू मिलेगा। पहला तो मैच्योरिटी का पूरा वैल्यू मिलेगा। ए कैश रिसीव होगा ना, दैट इज व्हाट क्लेम आपको रिसीव होने वाला है। तो क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यस और नो? ये एंट्री तो समझ में आती है? हाँ या नहीं? कौन सा वैल्यू मिला है? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू की एंट्री होगी। बी, अभी जो सा बात किया था एसेट्स वाला, जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्लोज करोगे तो कैसा क्लोज करोगे मालूम है ना? तो उसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? ट्रांसफर। बैलेंस किसका बैलेंस ट्रांसफर होगा? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। एसेट का बैलेंस गेन जो भी हुआ है वो ट्रांसफर होगा। हाँ या नहीं? एसेट आते टाइम डेबिट हुए थे, जाते टाइम क्रेडिट, बोला तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। अब लाइबिलिटी निकल गई तो एसेट निकल गया तो लाइबिलिटी को भी जाना पड़ेगा। हाँ या नहीं? जब हम एसेट क्रिएट कर रहे थे तो क्या होता था कि सिर्फ एक इम्पैक्ट को एक्यूमुलेट कर रहे थे। हाँ या नहीं? तो पार्टनर्स ऑटोमेटिकली बेयर करते थे बेचारे, हर बार जितना भी सरेंडर वैल्यू हो बेयर करते जाते थे, तो इसीलिए उनको लास्ट में वो सरेंडर वैल्यू मिलता ही। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, पार्टनर्स ने कुछ भी बेयर नहीं किया है। जितना एसेट क्रिएट होता था उतना लाइबिलिटी भी क्रिएट होता था, उनके ऊपर कोई बर्डन गया ही। यस और नो? तो अब जो रिजर्व बचा हुआ है वो तो उनको मिलना चाहिए ना। यस और नो? इस बार उनको पूरा 1 लाख मिलेगा, लेकिन 2 हिस्से में। बैलेंस मिलेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के हिस्से से, और जितना सरेंडर वैल्यू है वो मिलेगा रिजर्व्स के हिस्से से। यस और नो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लाइबिलिटी में लिखा था ना, क्रेडिट बैलेंस था, आते टाइम क्रेडिट हुआ था, जाते टाइम क्या होएगा? तो तीसरा एंट्री बनेगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ JLP रिजर्व ना। हाँ या नहीं? JLP
रिजर्व अकाउंट डेबिटेड किसको जाएगा? ऑल पार्टनर्स। यस और नो? इन देयर पीएसआर। नहीं समझा? पिछली बार से अभी के बारे में फर्क क्या है? क्योंकि इस बार मैच्योरिटी वैल्यू मिल रही है। आज प्रॉफिट या लॉस का हिसाब किताब हो सकता है। पहले क्या होता था? सिर्फ सरेंडर वैल्यू पे काउंट होता था, क्योंकि भाई आज जा रहा हूँ तो आज तक का जो सरेंडर वैल्यू है उसी पे काउंट होगा, हाँ या नहीं? लेकिन अब इस डेथ के केस में तो सीधी बात है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी, पैसा पूरा आएगा, लेकिन क्योंकि एसेट्स आपने ऑलरेडी क्रिएट किए सरेंडर वैल्यू के, तो वो माइनस करके जितना अमाउंट है वो आपको एज अ बैलेंस ट्रांसफर होगा सारे पार्टनर को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट के साइड का, एसेट का काम खत्म हो गया तो अब लाइबिलिटी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। लाइबिलिटी में रिजर्व है ना, जैसे सारे प्रॉफिट रिजर्व्स आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, वैसे ये भी करोगे। जेएलपी रिजर्व इट इज ऑल्सो रिजर्व, बेनिफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन देयर। सिंपल है। नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये तीसरा एग्जांपल है। कहते if joint life policy appear in the balance sheet at the surrender value along with the joint life policy reserve, then the firm will gain on the death of a partner and reserve will be distributed among all partners. yes or no? पैसा मिलेगा और रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखते क्या होगा। तीन पार्टनर थे, ए बी सी, प्रॉफिट लॉस 5:3:2 में बांटते थे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने का लिया था? 1 लाख, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर करता था सरेंडर वैल्यू पे 10,000 अलॉन्ग विद द ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, हाँ या नहीं? ये तो साफ है, जितना एसेट रहता है उतना ही रिजर्व होता है, हाँ या नहीं? लास्ट चैप्टर में ये मेथड आराम से देख के लिया ना अपन ने, यस और नो? क्योंकि एक्सेस अमाउंट को अपन जॉइंट लाइफ पॉलिसी को ही ट्रांसफर करते थे, पीएनएल को ट्रांसफर करने की जगह पे रिजर्व को ट्रांसफर कर देते थे, तो फाइनली दोनों का बैलेंस क्या आ जाता था? सेम। याद आया क्या? नहीं? थोड़ा थोड़ा? हाँ, बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, घर पे जाके देखो। नहीं समझेगा तो पूछो, कम से कम पूछा करो। जब मैं पूछता हूँ और तब ऐसा तुम लोग को देखते हो ना, हम तो मेरे को डाउट होता है खुद पे कि क्या मैंने कम टाइम पूछा। एक तो ऐसे सब मेरे को बोलते हैं, जो भी देख मेरे को, अभी ये जब वीडियोस अंदर जाते हैं ना तो सर मेरे को बोलते तू इतनी बार क्यों हाना 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 बोलते रहते है, इतना क्या पूछता है? अभी पढ़ा रहा कि मांग रहा है? पर मेरे को हर पॉइंट पे यही लगता है कि इतना सा भी बातों पर पूछ लेना चाहिए, समझा कि नहीं समझा। इसके बावजूद अगर तुम ऐसे बैठे रहते सुन तो मेरे को तकलीफ होती है। तो ठीक है, ए फिर मर गया, 1 लाख रुपए मिला, पहले पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, पूरे 1 लाख की आएगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज होगी एसेट्स के साइड से, तो बैलेंस 90,000 रुपया तीनों में ट्रांसफर होएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बच गया रिजर्व। रिजर्व आते टाइम क्या हुआ था? क्रेडिट, जाते टाइम क्या होएगा? डेबिट। वही 10,000 रिजर्व ही बचा ना, हाँ या नहीं? क्योंकि जितनी सरेंडर वैल्यू एसेट थी उतनी ही रिजर्व में लाइबिलिटी में थी, यस और नो? तो अब वो 10,000 क्या होगा? ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? यस और नो? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बस ये अभी ये अपने को संभालने का है। रिटायरमेंट के केस में पीएनएल सस्पेंस में जो आएगा वो एक तो संभालना ही है, प्लस ये दूसरा कंटेंट अपने को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी संभालना है। फाइनल सेटलमेंट से पहले, फाइनल सेटलमेंट से प्रॉफिट में हिस्सा अलग से देना पड़ेगा, प्लस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का जो वैल्यू है, वैल्यूएशन है, वो अलग से वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा एक्टिवेट होगा तो ये थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को लेंथ देगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा देगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा? सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? एक सेपरेट लाइफ पॉलिसी का है, बताने को तो 2 मिनट लगेगा, समझोगे तो, नहीं समझोगे तो सब खिचड़ी हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है। 2 मिनट का कंसेप्ट है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में पहला 2 मिनट इसी को दूंगा और उसके बाद फिर अपन इसकी आत्मा की शांति के बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। यस और नो? बात समझ में आया? मैंने जितनी भी थियरी बताई है, जितने भी एक्सप्लेनेशन बताए, घर पे जाके देखो, समझो, डाउट रहेगा तो पहला पूछना, क्योंकि मैं एक ही दिन लूँगा इसके
वर्किंग को ख़त्म करने के लिए, चाहे 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी लगेगा, इसे एक दिन से ज़्यादा देने वाला नहीं हो। टाइम में ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका ना, आज 15 तारीख हो गई, आज ये ख़त्म होना चाहिए था, आज ये शुरू हुआ है, तो ये कल ख़त्म हो जाएगा। येस और नो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। बात समझ में आया? किसी को डाउट है अभी? बोलो क्या हो गया? एक दूसरे को हाथ दिखा रहे, फील्डिंग लगाई क्या मेरी? कि परसों मेरी फील्डिंग लगा कर कल ही मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। अरे जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है ये सब बात।